आप सुन रहे हैं कहानी बेइंतहा सफर इश्क का भाग 26। किरण कमरे में सारंगी के साथ थी। उस वक्त खुशी और गम के मिले जुले भाव उनके चेहरे पर थे। अभी कुछ देर में विदाई होनी थी, तभी कोई आवाज पर उन दोनों का ध्यान साथ में गया। ये गौरा क्यों रंभा रही है? सारंगी, तुझे भी सुनाई पड़ रहा है ना? ये कैसी आवाज है आज गौरा की, एकदम दर्द में भीगी हुई। हाँ दीदी, लग तो रहा है, पर आप परेशान मत हो। नहीं सारंगी, गौरा ठीक उसी दिन की तरह रंभा रही है, और उस दिन तो बस उसे प्यार से सहलाते हुए शांत हो गई थी। अच्छा, तो मैं जाकर देखती हूँ, आप तब तक तैयार हो जाओ। सच्ची सारंगी, देखा पहले, पता नहीं मैं फिर कब उसकी आवाज़ सुन पाऊंगी। सारंगी झट से टोकती ही बोली, ऐसा क्यों कहती हो दीदी? ये भी आपका घर है, आती जाती रहोगी ना। सारंगी किरण का उतरा चेहरा देखती रही, जहां आज कुछ अलग से भाव थे। वो उसका चेहरा देख ही रही थी कि किरण उसके गले लग गई। मेरा मन बुरी तरह से घबरा रहा है, जाने क्या होने को है। दीदी, ऐसा तो लगता ही है, आप फिक्र मत करो, मैं अभी उसे शांत करा कर आती हूँ। सारंगी बच्ची सी लिपटी किरण का सर प्यार से सहलाती बाहर निकल जाती है। अब कमरे में किरण अकेली थी। केकड़ा भाई अपने साथी के साथ अब उस कमरे के बाहर खड़ा था, जिसके अंदर किरण अकेली थी। वह वेटर का भेष धरे था, इसलिए वहां तक आने में उसे कोई परेशानी नहीं हुई। अब उसे उस कमरे के अंदर जाना था। वह अपने साथी को इशारा करके अंदर जाने के लिए खिड़की को चुनता है। वह खिड़की कमरे के दरवाजे के विपरीत एक बालकनी में खुलती थी। बस केकड़ा भाई को उस बालकनी तक पहुंचकर उस खिड़की के अंदर जाना था। उसका साथी अपने आसपास देखता हुआ सुनिश्चित समय पे जैसे उसे इशारा करता है, और वह तुरंत कूदकर अंदर खिड़की के से कमरे में दाखिल हो जाता है। उसका साथी अभी भी निगरानी करने बाहर खड़ा था, तो केकड़ा अंदर। अभी कुछ देर समय बीता ही था कि केकड़ा हड़बड़ाता हुआ उसी खिड़की से झांक कर अपने साथी को भी अंदर आने का संकेत करता है। घर के सभी रात की निंदासी में अब विदाई की तैयारी में लगे थे, जिससे किरण के कमरे के आसपास काफी सन्नाटा था। इसी बात का फायदा उठाकर अब दोनों उस कमरे के अंदर थे। केकड़ा के साथी को लगा था कि अब तक उसने अपना काम कर दिया होगा, पर उस कमरे का हाल देख वो चौंकते हुए पूछता है, छोकरी कहाँ है? केकड़ा भी उतना ही भन्नाया बोलता है, अबे वही तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ, मेरे आने से पहले लड़की गायब थी। साला कोई खेल रहा है हमसे, कोई बहुत बड़ी वाली गड़बड़ होने वाली है। अब दोनों एक साथ कमरे का हाल देखते हैं। बिस्तर पे किरण का शादी वाला जोड़ा जस का तस पड़ा था, साथ ही उसके सारे जेवर भी। अगर सब सही यही है तो लड़की कहाँ है? ये सवाल उनके दिमाग में कौंध गया। अबे घसीटे, उधर घूरने से क्या नई लौंडिया पैदा होगी? यहाँ या तो पहले ही कोई कमीना खेल खेल गया या लौंडिया ही चालू निकली। तो अब क्या करें? ये माल बटोर के चल, अपन भी निकलते हैं। केकड़ा की बात सुनते उसका साथी जल्दी से अपने कमर में बंधे कपड़े को खोलकर तुरंत सारे जेवर उसमें बांधकर अपने साथ लिए तश्तरी में उसे रखते ढक कर फिजली की फुर्ती के साथ वहां से निकल जाता है। अगला तूफान तो अब आने वाला था। नीचे जनवासे में बैठा अरुण और बाहर बैठा आकाश, तो उस घर में रुके सभी मेहमानों को अब दुल्हन की विदाई का इंतजार था। मनोहर दास बाहर आकर आकाश के सामने खड़े उसे उन सामानों के बारे में बता रहे थे जो लड़की के साथ उसके ससुराल जाते हैं। इस पर भमकते हुए बोल उठा, देखो लड़की की विदाई करो, ऑलरेडी मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो चुका है, और इस सब वेस्ट को मेरे साथ भेजने के बारे में सोचना भी नहीं। पर ये तो सबने दूल्हा दुल्हन को गिफ्ट दिए हैं बेटा, तो कुछ मान है, इन्हें बेटियां अपने ससुराल ले जाती हैं मायके की निशानी के तौर पर। मैं इन्हें कैसे रख सकता हूँ? वे विनती के तौर पर कहते हैं। मनोहर दास की आवाज़ सुनती आकाश दीपांकर को बुलाकर कहता है, ठीक है, तुम्हें भी नहीं चाहिए तो दीपांकर, ये जो भी सामान वगैरह है उसे गरीबों में बंटवा दो। आकाश की इस निर्लज्जता पर मनोहर दास अवाक उसे देखते रह गए कि तभी सारंगी हवा की तरह भागती हुई उनके पास आती है। वह मनोहर दास को कुछ कहने किराने चलने का आग्रह कर रही थी, लेकिन उसके बदहवास तरीके से आने और उड़े हुए हाव भाव अपनी कहानी खुद ही कह रहे थे। आकाश को भी कुछ खटकने लगा, जिससे वह उसे घूरने लगा था। सारंगी जो बात मनोहर दास को कहती है उसे सुनते उसका हाव भाव भी बदल जाता है,
और वे हड़बड़ाते हुए अपनी भरसक तेजी में अंदर की ओर चल देते हैं। ये सब देखते आकाश तुरंत दीपांकर को भी मामला पता करने का इशारा करता है। विदाई की सारी तैयारी हो चुकी थी, बस दुल्हन को उसके कमरे से लाना शेष था। सभी के खिले चेहरे दुल्हन का इंतजार कर रहे थे। मनोहर दास आगे बढ़ते हुए सारंगी से पूछते हैं, क्या हुआ, किरण कहाँ है? दीदी ऊपर नहीं है। ये सुनते ही सभी के चेहरे फक पड़ जाते हैं। मनोहर दास यूं देखने लगते हैं मानो उन्हें सांप सूंघ गया हो। क्या कहती हो? ऊपर कमरे में ही होगी ना, ठीक से देख जाके। मैंने सब जगह ढूंढ लिया, मैं खुद ही नहीं समझ पा रही कि आखिर वे इस वक्त जाएंगी कहाँ। सारंगी सुबकती हुई कहती है, मैं देखता हूँ, रुको। जनातियों से भी पूरे घर में दुल्हन को ढूंढना शुरू कर दिया। दुल्हन भाग गई, हर तरफ शोर सा उठने लगा। अचानक आकाश के कान में जैसे धुआं निकल गया। गुस्से में उसके जबड़े कस गए। भले उसे शादी से कोई ज्यादा सरोकार नहीं था, लेकिन वह तो यहाँ ऐसी ही किसी गलती के इंतजार में था जिससे वह यहाँ हंगामा मचा सके। वह चीखता हुआ वहां आता है, ये सब क्या तमाशा है? अगर तुम्हारी लड़की को यही तमाशा करना था तो उसने शादी ही क्यों की? नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं देखता हूँ, वह ज़रूर ऊपर ही होगी, वह तो बहुत खुश थी। फिर ऐसा नहीं हो सकता, रुको मैं देखता हूँ। कहते कहते वे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर जा पहुँचते हैं। नीचे सब तरफ कानाफूसी शुरू हो चुकी थी। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। खबर अरुण तक भी पहुंची। वह भी उसे बदहवासी में भागा भागा वहां आया। अचानक सारा घटनाक्रम बदल चुका था। अरुण की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह खामोश खड़ा किसी बुद्ध की तरह अपलक उस सीढ़ी की ओर देखे जा रहा था जहां से दुल्हन को उतरना था। सारंगी रोते रोते किरण के कमरे में खड़ी बता रही थी कि वह यही किरण को अकेला छोड़कर बाहर कुछ देर के लिए गई थी और जब वापस आई तो किरण यहाँ थी ही नहीं। सारंगी जो बाहर रोते रोते कह रही थी उसे दिल थामे मनोहर दास सुन रहे थे। दीपांकर के साथ अब वहां अरुण भी ऊपर के कमरे में आ गया था। वह भी उतने ही अवाक भाव से नजर घुमाकर सारे कमरे को खंगालता है। बिस्तर पे अभी भी वही जोड़ा बेतरबी ही फैला था जो किरण ने शादी के समय पहना था। तो क्या सच में वे कहीं चली गई? अरुण अब सारंगी से पूछता है, हो सकता है वो भी तुम्हारे पीछे पीछे गई हो। सारंगी को अपनी रोती हालत से कुछ कहते न बना। वे बेबस सी खड़ी रही, लेकिन अब अरुण से उसके साथ बाहर चलकर देखने को कहता है तो वे बिसुरती हुई उसके साथ साथ चल देती है। अब तो दीपांकर जाकर आकाश को सारा माजरा बचा चुका था, जिससे उसका गुस्सा अब 7वें आसमान पे पहुंच गया था। तभी मनोहर दास गुमसुम से सीढ़ी के ऊपरी सिरे पे दिखे। सभी की सवालिया नजरें उनकी तरफ उठ गई। अपनी तरफ इस तरह देखती नजरों से बचने के लिए वे अपनी नजरें झुका रहे थे। उनके मुरझाए चेहरे को देख सभी ने अपना अपना अनुमान सच मान लिया। सीढ़ी के ऊपर बेबस से हाथ जोड़े खड़े मनोहर दास सर से पैर तक कांप गए। वहीं सीढ़ी के नीचे खड़ा आकाश उनकी ओर देखता कटाक्ष करता है। क्या हुआ, नहीं मिली दुल्हन? मिलेगी भी कैसे, भाग गई होगी अपने किसी यार के साथ। दिखा दी ना आखिर तुम छोटे लोगों ने अपनी औकात। शादी किसी के साथ और गुलछरे किसी और के साथ। नहीं, ऐसा मत कहो, अब वो आपके घर की बहू है, उसमें इतना बड़ा लांछन न लगाओ। मनोहर दास के हलक से जैसे दर्द फूट पड़ा हो। सारे सच का सबूत है सामने। कोई लड़की सारे जेवर लेकर शादी के घर से क्यों फरार होती है, ये सब समझ रहे हैं, या फिर तुम ये बाप बेटी का कोई नया ढोंग है? शादी हमसे करके पैसे ऐडने का? नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। उनकी आवाज़ अब लड़खड़ाने लगी थी। एक बार नहीं 1000 बार कहेंगे, तुम लोग छोटे लोग खुद को ब्याह होते ही हो, साथ ही तुमने हमारी इज्जत भी आज बाजार में लाकर खड़ी कर दी। तुम्हारी ब्याह लड़की हमारे खानदान के लायक नहीं थी, फिर भी हमने उसे अपनाया। उसका ये सिला दिया तुमने। अब से जान लो, तुम्हारी लड़की जिंदा मिले या मुर्दा, उसका हमारे परिवार से अब कोई रिश्ता नहीं है। ये आज इसी वक्त इस रिश्ते को मैं खत्म करता हूँ। यही वक्त था जब अरुण सारंगी के साथ वहां प्रवेश करता है। आकाश गुस्से में सजी लड़ी पर इस तरह हाथ मारता है कि लड़ी जलते कुंड में जा गिरती है। अरुण मौन खड़ा उस अग्नि में जलते फूलों को देख रहा था कि तभी एक तीव्र चीख उस वातावरण में गूंजी और मनोहर दास किसी बेजान वस्तु के समान लुढ़कते हुए सीढ़ी से नीचे आ गिरे। सभी जनातियां उनकी ओर लपके।
इस बेइज्जती से तिलमिलाया आकाश तुरंत वहां से रवाना हो जाना चाहता था, पर अरुण की हमदर्दी मनोहर दास के साथ देख उसे भी वहीं रुकना पड़ा। वहां से किरण की डोली उठनी थी। अब वहीं से मनोहर दास स्ट्रेचर पर हॉस्पिटल पहुंचाए गए। सभी को उनसे हमदर्दी थी और किरण के लिए आक्रोश। जो दिल अब तक लाखों दुआएं देते नहीं थक रहे थे, अब नफरत की आग उगल रहे थे। न चाहते हुए भी आकाश को कुछ देर वहीं रुकना पड़ा। जब पता चला कि वे कोमा में चले गए तो आखिर अरुण को आकाश के साथ वापस लौट आना पड़ा। मेंशन के अंदर सजावट का काम अभी भी चल रहा था। रसोई में पकवान बनाए जा रहे थे। अरुण की शादी की खुशी का सेलिब्रेशन घनश्याम कॉलोनी में भी हो रहा था। वहीं होटल में भी पर्सनली होटल का स्टाफ अरुण की वापसी पर एक वेलकम पार्टी के साथ तैयार था। जिन पर अभी ये खबर नहीं पहुंची थी, वे सभी दिल बेचैनी से बारात की वापसी का इंतजार कर रहे थे। दादाजी की उमंग चरम पर थी। वे खुशी खुशी सारा इंतजाम देख रहे थे। भूमि अरुण का कमरा सजवा रही थी तो मेनका आरती की थाली में खुद से रंगोली बनाने में लगी थी। दादाजी हंसते हंसते कभी नौकरों को झिड़क भी देते थे। चुप, मैं तो सारे जहां का दादा हो गया, कहते कहते वे खुद में ही हंस देते। अच्छा जिगना, जाकर बहू से पूछ तो बारात वापसी में और कितनी देर है। अपनी छड़ी संभालते हुए दादाजी कहते हैं। जिगना अभी भूमि की ओर चला ही था कि वह उन्हें उनकी ओर ही आती हुई दिखी, जो कुछ परेशान लग रही थी। क्या हुआ बहू, बात हुई क्या? वे भी थोड़ा परेशान होते हुए पूछते हैं। पता नहीं, किसी का भी कॉल नहीं लग रहा। खैर, परेशानी की क्या बात है, हो सकता है नेटवर्क ही ना हो। बस एक बार अरुण नवेली को लेकर वापस आ जाए, भूमि झूमती हुई कहती है। दादाजी भी मुस्कुरा उठते हैं। वे भूमि को देखते हुए कहने लगे, ऐसा उल्लास देख जैसे 20 साल पहले का वक्त सामने आ गया। जब अरुण और किरण की शादी हुई थी, तब यही उल्लास कावेरी की आंखों में भी देखा था मैंने। आज जरूर इसकी आत्मा को सुकून आ गया होगा। क्यों नहीं दादाजी, मैं तो बस दुल्हन के रूप में किरण को देखने को व्यग्र हुई जा रही हूँ। मैं भी भाभी, झट से वहां आती मेनका कहती है, जिसके हाथ में अब आरती की थाली तैयार थी। पर दादाजी, आप तो दूसरी बार देखेंगे ना। मुझे तो सोच के हंसी आती है कि छुटपन में भैया भाभी शादी के जोड़े में कैसे लग रहे होंगे। इस पर भूमि के साथ दादाजी भी हंस पड़ते हैं। दादाजी कहने लगे, ये तो सही कहा बिटिया, मैं भी यही सोच रहा था। फिर कुछ इस तरह सोचते हुए अपनी बात कहते रहे, जैसे उनकी आंखों के सामने कोई अतीत का चलचित्र चल दिया हो। आज भी मेरी आंखों में वो पल वैसे ही सजीव है, जब फेरी लेते नन्हे अरुण ने कितने ध्यान से किरण का हाथ थाम रखा था। वे तो बेचारी जैसे नींद में चल रही थी, कभी इधर को लुढ़कती ही तो कभी उधर को। पर एक बार जो अरुण की माँ ने किरण का हाथ उसके हाथ में दिया, तो तब तक वे उसका हाथ पकड़े रहा जब तक पूरा विवाह संपन्न नहीं हो गया। क्या अनुपम दृश्य था। लाल लाल लालता वाले 2 जोड़ी पैर कैसे एक साथ साथ उठते चलते। दादाजी, आपने तो एकदम सटीक चित्र आंखों में खींच दिया। वाकई बचपन में कैसे प्यारे दिखे होंगे। भूमि में मुस्कुराती हुई कहती है। इसमें मेनका चहकती हुई कहती, मैं तो इस बार भैया भाभी को बहुत चढ़ाने वाली हूँ, पर ये देर किस बात की लग रही है, अब तो शाम होने को आई है। मेनका की अधीरता पर सबके चेहरे पर नजर आने लगी थी। भूमि, तभी एक कड़क आवाज से सबका ध्यान उस ओर जाता है जहाँ घनश्याम दीवान मुट्ठी बांधे खड़े कह रहे थे, क्या तुम्हारी बात हुई किसी से? नहीं डैडी जी। भूमि धीरे से नाम सिर हिलाती। ये आकाश पता नहीं क्यों फोन नहीं उठा रहा, वे बेचैनी से कहते हैं। तभी एक नौकर आकर भूमि की ओर देखता हुआ कहता है, मालकिन, बाहर सब रास्ते पे फूल बिछवा दिया है। भूमि अपनी ओर से सारा अरेंजमेंट करवा रही थी, जबकि उसे अंदाजा था कि उसके ससुर ने शादी बेमन से स्वीकार कर ली है, इसलिए उस वक्त वे थोड़ा संकुचा जाती है। पर तभी घनश्याम दीवान कुछ ऐसा कहते हैं जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। वे नौकर को निर्देशित करते हुए कहते हैं, मुख्य सड़क से मेंशन आने वाले रास्ते तक फूल बिछवा दो, और हाँ, ये भी ध्यान रखना कि आज रास्ते में कोई भिखमंगा न नजर ना आए। सबको ले देकर रफा कर देना। उनकी बात पर सभी धीरे से मुस्कुरा लेते हैं। ये उनकी अपेक्षा से कुछ अलग था। दादाजी अपनी खुशी व्यक्त करते आखिर कह उठे, मुझे खुशी है श्याम कि तुमने अपना फैसला
वे झट से दादाजी की बात काटते हुए बोलते, मैंने अपना कोई फैसला नहीं बदला है, बस जो इस परिवार की शान है उस बात से मैं कभी कमी नहीं रहने देना चाहता। और अभी तो मीडिया वाले भी इकट्ठे होंगे, सबको मालूम पड़ेगा कि मैंने कैसे एक गरीब घर की लड़की को अपने घर में अपनाकर उस पर कितना बड़ा उपकार किया है। वे अपने दम भरे स्वर में कहते हैं। नौकर बाहर जा चुका था। अभी कुछ पल बीता ही था कि नौकर भागता हुआ बारात की वापसी की खबर सबको देता है। ये सुनते भूमि और मेनका के चेहरे एकदम से चमक उठते हैं। दादाजी भी कुछ यूं पल के झपकाने लगते हैं, मानो खुशी से उनकी आंखें ही भर आई हो। बहुत देर के इंतजार के बाद आखिर बारात वापस आ गई, जब सूरज अपनी सारी रोशनी को अपनी बाहों में समेटता हुआ लगातार डूबता जा रहा था। लेकिन बारात की वापसी पर जो शहनाई गूंजनी चाहिए थी वो शोक में डूबी खामोश हो चुकी थी। आकाश उन स्वागत फूलों को बुरी तरह रौंदता हुआ अंदर प्रवेश करता है। द्वार के प्रारंभ से लेके अंदर के मुख्य द्वार तक पहले नौकरों की कतार, उसके बाद मेनका और भूमि आरती की थाली लिए खड़ी थी। जिन्हें अनदेखा करता हुआ आकाश सीधे अपने पिता के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था, ना आकाश की तल्खी, ना अरुण की खामोशी, और बाकी के लोग तो मेंशन में प्रवेश ही नहीं किए थे। सारा माहौल एकदम से रूखा रूखा और बेजान सा नजर आने लगा था। मेनका भूमि एक दूसरे को उलझी हुई देखती हैं, तो वही दादाजी अजीब नजर से कभी आकाश को तो कभी अरुण को देख रहे थे। आकाश को देखकर तो लग रहा था बस वो अभी बम की तरह फटने वाला है। गुस्से में तमतमाया चेहरा अंगार हो रहा था। वही अरुण भी किसी सजा याफ्ता की तरह खामोशी ओढ़े खड़ा था। हर चेहरों पे हजारों प्रश्न उमड़ आए थे। आकाश को गुस्से में आता देख सेठ घनश्याम को इतना तो समझ आ गया कि बात कोई जरूर बड़ी हुई है। दादाजी भी तुरंत पूछ बैठे, बारात बिना दुल्हन के कैसे वापस आ गई? दुल्हन कहाँ है बेटा? कैसी दुल्हन, कैसी बारात? आकाश दांत पीसते हुए बोलता है। ये सुनते सेठ घनश्याम आगे आते हुए पूछते हैं, आकाश ये क्या माजरा है, आखिर हुआ क्या है? आकाश उसी तेजी से कह उठा, होने को बाकी क्या रहा डैड, वहां जाने ही हमारी भूल थी, वहां हमारी बेइज्जती की गई। शादी तो हो गई, पर जब विदाई का समय आया तो बेहद लड़की सारी जेवर लेकर अपने यार के साथ भाग गई। आकाश! दादाजी की आवाज कांप गई। अब आकाश उनकी तरफ मुड़ते हुए उसी आक्रोश में बोलता रहा, दादाजी आप भी कह रहे थे ना कि दुल्हन के आते ये घर स्वर्ग सा बन जाएगा। वो तो अच्छा हुआ जो यहाँ नहीं आई, नहीं तो पता नहीं क्या गुल खिलाती, क्या पता अपने आशिकों की लाइन ही लगा देती यहाँ पे। आकाश भैया, आप जो कह रहे हो उसे सोचिए तो जरा। तब से अपने अंदर दर्द का ज्वालामुखी पालते अरुण एकदम से चीख पड़ा, ओह, तो जनाब की हमदर्दी अभी बाकी है उस बच्चलन के लिए। आकाश की बात सुन अरुण की आंखें गुस्से से सुर्ख लाल हो उठी। वे अपने गुस्से को बगल में रखे कांच के बड़े लैंपपोस्ट पर निकाल बैठता है। पल में उस जगह छन की आवाज गूंज उठी। आकाश अभी भी गुस्से में अरुण को घूर रहा था। अरुण गुस्से में उस कांच को कुचलता हुआ और न सुनने की इच्छा तेजी से अपने कमरे की ओर चला जाता है। भूमि हाथ में पूजा की थाली लिए अवाक खड़ी रह गई, तो वही मेनका दूर सहमी खड़ी थी। जिस माहौल में अभी तक संगीत गूंज रहा था, अब वहां शोर और नफरत की हवाएं चलने लगी थी। आखिर कोई ये बताएगा कि हुआ क्या है? अपने पिता की बात सुन आकाश ने सारी घटना कह सुनाई, जिसे सुनते ही वे गरजते हुए दादाजी के सामने आ खड़े हुए। मैं जानता था ऐसा कुछ जरूर होगा। उस मनोहर ने अपनी बदचलन लड़की हमारे खानदान के पल्ले बांधनी चाहिए। वो तो अच्छा हुआ कि यहाँ गुल खिलाने से पहले ही भाग गई। मैं वहाँ नहीं किया, वरना उस मनोहर का गला ही दबा देता, जिसने हमारे खानदान पे ऐसा धब्बा लगाया है। जिस दीवान परिवार की ओर कोई आंख उठाने की हिम्मत नहीं करता था, अब वही लोग हमारे बारे में तरह तरह की बात करेंगे। अरे हमारी भी तो लड़की है, पर मजाल है जो हमारे किसी फैसले के खिलाफ चली जाए। अपने पिता की ये बात सुनते मेनका अपने कदम पीछे लेती चुपचाप वहां से चली जाती है। पर वे अभी भी कहे जा रहे थे, वाह क्या राम सीता की जोड़ी मिलाई है आपने चाचा जी। राम को सदा का वनवास देकर सीता चली गई। वाकई आपकी पसंद लाजवाब रही। श्याम, रुंधती आवाज में दादाजी कहते, श्याम, कावेरी को भी तो मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया था, तो क्या वो? कावेरी की तुलना उस लड़की से मत करिए
और कृपा करके अब तो हमें हमारे हालात पर छोड़ दीजिए, दया कीजिए हम पर। वे बेहद आक्रोश में हाथ जोड़ते हुए चीखते हैं। उनके इस वाक्य से दादाजी एकदम से टूट गए और लड़खड़ाते कदमों से चुपचाप अपने कमरे में चले गए। वातावरण में मातमी आसार नजर आने लगे थे। वे अभी भी गुस्से में चीख रहे थे। पल में वहां का सारा माहौल बदल चुका था। भूमि भी चुपचाप वहां से चली गई। जो रात प्यार भरी होनी थी वो आज अंगारों भरी हो गई थी। एक भीषण तूफान सा और उनके सीने में उमड़ रहा था। वे बेचैनी में अपने सर के बाल खींचते हुए चीख पड़ा, पर उसके एकांत में उसके साथ कोई नहीं था जो उसके बेइंतहा दर्द की गहराई माप सकता। जब मन खुद में अनियंत्रित हो उठा तो वे सीधे बार में आ पहुंचा और पहली बार उस जहर को अपने हलक में तेजी से उतारने लगा। आंखें भींचे वे लंबे लंबे घूंट में शराब की पूरी बोतल गटक गया। नशा उस पर तारी होने लगा, जिससे उसकी पैर एकदम से लड़खड़ा उठे। वे इसी चेयर पर बैठते बैठते जमीन पर गिर पड़ा। एकदम से गिरने पर शरीर पर चोट लगी, पर दिल ने उफ तक नहीं किया। इस वक्त शरीर के दर्द से कहीं ज्यादा दर्द उसके दिल में हो रहा था। वे फर्श पे पड़े पड़े लोट उठा। ढेरों आवाजों का शोर उसमें बेचैनी भरने लगा। हर तरफ शोर का तूफान सा उठने लगा था। वे शोर से बचने किसी तरह से उठकर खड़ा होकर बाहर से निकलने की कोशिश करता है, पर हर बार उसके पैर ही लड़खड़ा जाते हैं और वह किसी न किसी चीज से बुरी तरह से टकरा कर चोटिल हो जाता है। वह उठकर बाहर से निकलकर अब अपने कमरे में जाने की कोशिश करने लगा, पर वे आवाजें बेतहाशा उसे बार बार अपने पास में समेटती अंदर तक तोड़ दे रही थी। धोखा, विश्वासघात शब्द उसके अंतर्मन को चीरे दे रहा था। एक पल को वे चौंक कर 2 कदम पीछे हट गया। उसे लगा सामने सड़क है जिस पर एक गिरी पड़ी बाइक है, जिसके आसपास खून से लथपथ कई शरीर पड़े थे जो घायल आंखों से उसे ही घूरे जा रहे थे। वे बुरी तरह से घबरा गया। एक शोर अचानक उसके कानों के आसपास गूंज उठा और पल भर में वे आज से 5 साल पहले के वक्त में चला गया। आखिर क्या हुआ था अरुण के साथ 5 साल पहले? कौन सी घटना उसे आज भी उसके मन को सालती रहती है? क्या होगा उसके आगे की जिंदगी का, और कहाँ गई किरण? इस कहानी के आगे के हिस्से को जानने के लिए सुनते रहें बेइंतहा का सफर। इस कहानी से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पसंद आने पे अपने मित्रों से ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।